नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम गन पार्क के इतिहास का अन्वेषण करने जा रहे हैं, तो चलिए उनकी जन्मस्थली से शुरुआत करते हैं। यह कहानी तब शुरू होती है जब गैप्रियोंग किम के फिस्ट गैंग ने शिंगेन यामाजाकी को पराजित कर दिया। फिस्ट गैंग से हारने के बाद शिंगेन यामाजाकी का लड़ाई में दिलचस्पी पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है, लेकिन जो यामाजाकी सिंडिकेट का वाइस प्रेसिडेंट होता है वह अभी भी फिस्ट गैंग से बदला लेना चाहता है। इसके लिए वह पूरे जापान के सभी सिंडिकेट्स के बड़े और छोटे परिवारों में से सारी लड़कियों को लाकर शिंगेन यामाजाकी को सौंप देता है, ताकि शिंगेन का बेटा भविष्य में राज कर सके और फिस्ट गैंग को बर्बाद कर सके। वाइस प्रेसिडेंट के प्लान के अनुसार सारी चीजें सही तरीके से चलती हैं और शिंगेन के पहले 3 बच्चे सामान्य होते हैं, लेकिन जो चौथा बेटा होता है सोमी पार्क का, उसे ये लोग सबसे मजबूत मानते हैं। इसका कारण यह है कि यामाजाकी सिंडिकेट का एक नियम है, जिसकी आंखों की पुतली सफेद रंग की होती है वही सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ पैदा होता है। और अब देखते देखते 5 साल बीत जाते हैं और गन पार्क इतना प्रतिभाशाली होता है कि उसे जो मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा होता है वह उसे सिर्फ कुछ महीनों में मास्टर कर लेता है। और इसी समय पर अब घोस्टली ब्रदर्स भी गन पार्क को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। और यामाजाकी सिंडिकेट का एक और नियम होता है कि जो प्रेसिडेंट है वह अपने होने वाले वारिस को नाम देंगे, लेकिन अभी तक शिंगेन यामाजाकी ने गन को उसका नाम नहीं दिया होता है। और यह है वाइस प्रेसिडेंट का इकलौता बेटा, जिसका नाम है हारुतो यामाजाकी। इसका काम होता है आगे चलकर गन का सलाहकार बनना। हारुतो का टैलेंट देखकर यह आदमी बोलता है कि हारुतो को ही यामाजाकी का अगला लीडर बनना चाहिए, लेकिन इतना सुनते ही हारुतो का बाप उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि यामाजाकी केवल रूल्स को फॉलो करते हैं। और फिर हमें एक और नियम पता चलता है कि जो परिवार का प्रथम जन्म होगा वही लीडर बन सकता है, या प्रथम जन्म का बेटा लीडर बन सकता है, न कि दूसरा जन्म। और आगे नियमों का खुलासा होगा। और इधर गन की माँ उसे गेम्स खेलने के लिए मारती है और उसे सुनाती है कि क्या यामाजाकी सिंडिकेट का होने वाला लीडर ऐसे गेम खेलेगा, और अभी तक तो तुम्हें प्रेसिडेंट के द्वारा नाम भी नहीं दिया गया है। गन ये सब चीजें देखकर सोचता है कि आखिर उसे क्यों मजबूत बनना है, जबकि उसके पास पहले से ही नाम है। अब गन पार्क बड़ा हो जाता है और एलिमेंट्री स्कूल का छात्र होता है। तब वह जापान के सभी गैंग्स को एकजुट करने के लिए निकलता है। साथ में गन यह भी सोच रहा होता है कि मुझे यह तो नहीं पता कि मुझे लड़ना क्यों है, लेकिन लड़ना मेरे लिए आसान है, जैसे कि मेरी बॉडी खुद ही बिना किसी प्रयास के मूव करती है और मैं पैदा होने से पहले से ही लड़ रहा हूँ। गन अकेले ही अपनी फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके पूरे जापान के सभी गैंग्स को एकजुट कर देता है। लेकिन फिर भी गन यही सोच रहा होता है एक परिवार को देखकर कि उसके लिए सब कुछ अलग क्यों है। अब गन जब अपनी माँ के सामने आता है तो वह खुश हो रही होती है, लेकिन तभी गन एक थप्पड़ अपनी माँ को मार देता है। फिर भी उसकी माँ गुस्सा होने के बजाय गन को और भी बेरहम बनने के लिए कहती है। सोमी पार्क अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होती है कि शिंगेन यामाजाकी गन को उसका नाम दे दें, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं लग रहा होता है। गन इंसान की तरह ट्रीट करता है और सिर्फ हारुतो ही है जो उसे दया के बारे में सिखाता है, और हारुतो की वजह से ही अब तक गन के अंदर दया भी है। हारुतो गन से कहता है कि वह किसी की संपत्ति नहीं है, और हारुतो चाहता है कि गन को लड़ाई न करनी पड़े, बल्कि उसे एक साधारण जीवन मिले। गन हारुतो की बातों से प्रभावित होकर वाइस प्रेसिडेंट से कह देता है कि वह अगला वारिस नहीं बनना चाहता। इस पर वाइस प्रेसिडेंट गन से पूछता है कि उसके दिमाग में ये सारी बातें कौन भर रहा है। गन हारुतो का नाम लेता है। फिर वाइस प्रेसिडेंट यह फैसला करता है कि अब हारुतो को मरना होगा और उसे गन ही मारेगा। लेकिन यह सब हारुतो वहीं खड़ा था और सुन लेता है। गन हमें मन ही मन में बताता है कि उसे कभी यह नहीं लगा था कि उसके कजिन को सीधे मारने की सजा दी जाएगी। पेपोवा, अगर उसे पहले से पता होता तो वह कभी भी हारुतो का नाम नहीं लिया होता। हारुतो को वहां देखकर वाइस प्रेसिडेंट यह फैसला करते हैं कि अब हारुतो को हराकिरी करनी होगी। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वाइस प्रेसिडेंट खुद अपने बेटे को मार देंगे। गन यह सब खड़ा होकर देख रहा होता है। हराकिरी करने से पहले हारुतो अपने पिता से कहता है कि आप मुझे मरना चाहते हैं,
क्योंकि मैं गन से ज्यादा काबिल हूँ और आपके लिए नियम ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि आपका अपना बेटा, ना कि आपका सर का रेज। और इतना कहने के बाद हरुटो हराकिरी कर लेता है। इतना कुछ देखने के बाद भी गन रोता नहीं है, क्योंकि उसे कभी दुखी होना नहीं सिखाया गया है। और इधर वासाल परिवार मिलकर शिंगेन यामाजाकी को गद्दी से हटाने का प्लान बना रहे होते हैं, जिसमें ये 3 लोग शामिल होते हैं: ताकेशी मात्सुमोटो, मासाइची ताकानोबू और वातानबे कोकुइन। और इन लोगों का शिंगेन को हटाने का कारण यह होता है कि उसने कितने दिनों से कोई लड़ाई नहीं लड़ी है और अब वह यामाजाकी सिंडिकेट के लीडर के काबिल नहीं है। इसलिए ये लोग उसे गद्दी से हटाकर शिंटारो, जो वाइस प्रेसिडेंट है, को अगला प्रेसिडेंट बनाने का सोचते हैं। ये तीनों आज शिंगेन और गन को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बनाकर आए होते हैं, लेकिन शिंटारो इनका ऑफर ठुकरा देता है और इन्हें गद्दार कहता है। फिर भी ये लोग कहते हैं कि हम यह अनुरोध नहीं कर रहे हैं। आज कुछ भी हो जाए, आज शिंगेन और गन दोनों मारे जाएंगे और तुम इस सिंडिकेट के अगले लीडर बनोगे। इन तीनों के लोग गन और शिंगेन को चारों तरफ से घेर चुके होते हैं, लेकिन तभी शिंटारो हमें बताता है कि शिंगेन वही है जिसे लोग तोरियोनी कहते हैं और वह एक ऐसा गॉब्लिन है जिसे कोई मार नहीं सकता। और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि शिंगेन को तोरियोनी क्यों कहा जाता है। उसने आए हुए सभी लोगों के अंग अंग अलग कर दिए होते हैं। शिंटारो इन सबसे कहता है कि अगर शिंगेन को मारना था तो तुम लोगों को पूरी सेना लेकर आनी चाहिए थी, और यहाँ गण ने भी इन तीनों परिवारों द्वारा भेजे गए लोगों के टुकड़े कर दिए होते हैं। इतना सब देखने के बाद ये तीनों, रेड आर्मर ताकेशी, ब्लैक बियर मासाइची और ब्लू स्वॉर्ड वातानबे कोकुइन, खुद शिंगेन से लड़ने के लिए आते हैं और उसे तीनों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर गण को इन तीनों के वारिस वातानबे रयोमा, ताकेशी सोता और मासाइची युमा घेर लेते हैं। उसे मारने के लिए शिंगेन अपने एक ही मुक्के से रेड आर्मर को तोड़ देता है। इसके बाद वह ब्लैक बियर की ओर बढ़ता है, जो अपने पंचेस के बल पर पूरी ओकिनावा को एकजुट कर चुका था। लेकिन जैसे ही ब्लैक बियर शिंगेन के प्रचंड मुक्के से टकराता है, उसके हाथ चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। शिंगेन दूसरा पंच सीधा ब्लैक बियर के मुंह पर मारता है और कहता है, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो, मेरा असली प्रतिद्वंद्वी जापान में कहीं और है। और अब ब्लू स्वॉर्ड अपना वार करने के लिए आता है, लेकिन उसके वार करने से पहले ही शिंगेन उसकी कताना तोड़ देता है। फिर ब्लू स्वॉर्ड कहता है, अगर मैंने एक वार कर दिया होता तो मैं जीत गया होता। यह सुनकर शिंगेन वहीं से एक कताना उठाकर ब्लू स्वॉर्ड को देता है और कहता है, वार करो। ब्लू स्वॉर्ड अपना वार करता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि शिंगेन के पास ब्लैक बोन है, जिसे किसी भी तलवार या कताना से काटा नहीं जा सकता। अब शिंगेन को न हरा पाने पर ब्लू स्वॉर्ड सोचता है कि हम शिंगेन को तो नहीं हरा पाए, लेकिन हमारे वारिस शिंगेन के वारिस को खत्म कर देंगे और उसकी रक्त रेखा को समाप्त कर देंगे। लेकिन इधर गण ने भी अकेले ही इन तीनों को एक ही पंच में ढेर कर दिया होता है, और तभी गण के सामने शिंगेन आ जाता है। गण शिंगेन को देखकर सोचता है, लगता है पिता मेरे अचीवमेंट्स की तारीफ करने आए हैं और मुझे मेरा नाम भी देंगे। गन यही सब सोच रहा होता है, लेकिन उसी समय शिंगेन उससे पूछता है, तुम कौन हो और तुम पहले क्या बोल रहे थे? पहले तुम्हें स्वीकार करेंगे और फिर नाम देंगे। तभी एक अधीनस्थ आकर शिंगेन को बताता है कि गण आपका बेटा है, लेकिन शिंगेन कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता और यह मेरा बेटा नहीं है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। शिंटारो से कह दो कि यह लड़का मेरी नजरों के सामने फिर कभी ना आए। और फिर इन तीनों को शिंटारो के सामने पेश किया जाता है। स्वाभाविक रूप से वह उन्हें जाने नहीं देता और अपने ही हाथों से उन्हें खत्म कर देता है। अब जब शिंटारो अपने बेटे हरुटो की कब्र पर होता है, तभी उसके पास खबर आती है कि वह दाई, जिसने शिंटारो और शिंगेन की डिलीवरी करवाई थी, उसकी हालत गंभीर है। तो अब शिंटारो उस दाई से मिलने जाता है। यहाँ शिंटारो दाई की प्रशंसा करता है और उसे एल्डेस्ट यामाजाकी कहकर सम्मानित करता है। इस पर वह दाई शिंटारो को एक दिल छूने वाली घटना सुनाती है। जब शिंटारो और शिंगेन दोनों छोटे थे, एक दिन एक दुर्घटना हुई। दाई बच्चों से थोड़ी दूर थी और हवा के झोंके से एक जलती हुई मोमबत्ती दोनों भाइयों पर गिरने वाली थी, लेकिन बड़े भाई ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने छोटे भाई को बचाने के लिए मोमबत्ती की जलन खुद सह ली। इतना सुनने के बाद शिंटारो समझ नहीं पाता और दाई को अपना जलने का निशान दिखाता है। वह पूछता है, क्या इसका मतलब यह है कि मैं बड़ा भाई हूं और शिंगेन मेरा छोटा भाई है? इस पर दाई कहती है, मुझे माफ करें, मैंने इतने सालों से आपसे झूठ बोला है। आप ही शिंगेन के बड़े भाई शिंटारो हैं।
शिंगेन आपका छोटा भाई है, क्योंकि मेरी वजह से बड़े लड़के के ऊपर मोमबत्ती गिरी थी। मैंने आपके पिता से कह दिया कि जिस लड़के के ऊपर मोमबत्ती गिरी वह छोटा बेटा शिंटारो है और बड़ा बेटा शिंगेन अभी भी सुरक्षित है। जो बीकाई गए थे, उस समय मैं मरने के डर से झूठ बोल गई, और क्योंकि मैंने इतना बड़ा अपराध किया था मुझे 100 कोड़े मारे गए। मेरी वजह से आप दोनों की किस्मत बदल गई, नहीं तो आज आप यामाजाकी सिंडिकेट के लीडर होते। इतना सुनने के बाद शिंटारो उस दाई को दीवार से लटका देता है। फिर वह गहरी सोच में पड़ जाता है। अब तक जो मेरे साथ हुआ उसका क्या मतलब है? मैं क्या सोचूं, क्या करूं? मैंने अपने ही बेटे को मार दिया, उसका क्या? मैंने इतना कुछ सहा, उसका क्या? अब मैं आगे क्या करूंगा मुझे खुद ही नहीं पता। इतना सोचने के बाद शिंटारो यह तय करता है कि नियमों का पालन होना चाहिए, और अब उसे यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि वह यामाजाकी सिंडिकेट का नेता बने, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। मिडवाइफ को मारने के बाद शिंटारो अपने पिता के पास जाता है। शराब की गंध की वजह से उसके पिता कहते हैं, क्या तुम फिर से महिलाओं के साथ खेल रहे थे? सुन, इस पर शिंटारो गंभीरता से जवाब देता है, डैड, यह गंभीर मामला है। अभी अभी एक मिडवाइफ ने मुझे बताया कि मैं ही सबसे बड़ा बेटा हूं। कहिए कि उसने झूठ बोला था और मैं बड़ा बेटा नहीं हूं। तब पिता कहते हैं, नहीं, तुम ही बड़े बेटे हो। मुझे भी यह बात महीनों बाद पता चली थी। और शिंटारो पूछता है, तो फिर आपने यह सब सही क्यों नहीं किया? डैड कहते हैं, कैसे मैं महीनों बाद होने वाले लीडर को बदल देता? और वासल परिवार हमारे बारे में क्या सोचते? मिडवाइफ ने तुम्हें सच बताकर बहुत बड़ी मूर्खता की है। यामाजाकी सिंडिकेट आज इस मुकाम पर क्योंकि तुमने वाइस प्रेसिडेंट की गद्दी संभाली है, वरना आज हम इस पोजीशन पर नहीं होते। यह सब स्वर्ग की योजना थी। अपने दिमाग में कोई बेफिजूल के ख्वाब मत लाना। वैसे भी तुम्हारे पास वह सबसे बड़ी खासियत नहीं है जो एक लीडर में होनी चाहिए, रिवर्स आइरिस। उधर शिंगेन को खबर मिलती है कि शिंटारो ने विद्रोह शुरू कर दिया है। इस पर शिंगेन कहता है, यह कोई गलतफहमी होगी, मैं जाऊंगा और बात करके इसे सुलझा लूंगा। गॉड, लेकिन जैसे ही शिंगेन खड़ा होता है, सोमी पार्क उसकी आर पार का ताना निकाल देती है। सोमी पार्क का विश्वासघात उसकी गहरी पीड़ा और सामाजिक अस्वीकृति से जुड़ा है। वह एक छोटे परिवार से आती है और इस वजह से शिंगेन की तीनों पत्नियां उसे न तो इज्जत देती हैं और न ही उसे स्वीकार करती हैं। वे उसे ताने मारती हैं, सिर्फ गण को जन्म देने से तुम्हारी अहमियत नहीं बढ़ती। इस तरह के अपमान ने सोमी के दिल में गुस्सा और असंतोष भर दिया। इसी दौरान शिंटारो उसके पास एक प्रस्ताव लेकर आता है। वह कहता है, अगर तुम मेरी मदद करोगी शिंगेन और गण को खत्म करने में, तो मैं तुम्हें अपनी आधिकारिक पत्नी बना दूंगा और तुम्हारी फैमिली को वो सब सुविधाएं और सम्मान दिलाऊंगा जो वे डिजर्व करती हैं। सम्मान और अपने परिवार के अधिकारों की चाहत ने सोमी को इस धोखे की राह पर धकेल दिया। फिर भी शिंगेन सोमी पार्क से कोई गुस्से भरी बात नहीं करता, बल्कि शांति से कहता है, आखिरकार मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए उत्सुक था। लेकिन जो है सो है। तभी शिंटारो वहां आ जाता है। शिंगेन को अभी तक यह यकीन नहीं हो रहा होता कि शिंटारो इतना बड़ा कदम उठाएगा। वह शिंटारो से कुछ पूछने ही वाला होता है कि अचानक शिंटारो के हाथ में अपने पिता का सिर देखकर शिंगेन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह गुस्से से कहता है, अगर तुमने मुझसे मांगा होता तो मैं अपनी मर्जी से यह गद्दी तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया? क्या तुम गद्दी के लिए इतने बेताब हो गए कि अपने ही पिता को मार दिया? शिंटारो शिंगेन की ओर देखते हुए दृढ़ता से कहता है, मैंने जो किया वह गलत नहीं है। इस बूढ़े आदमी ने जो गलतियां की हैं, मैं सिर्फ उन्हें ठीक कर रहा हूं, और बड़े भाई होने के नाते यह गद्दी मेरी है, तुम्हारी नहीं। शिंटारो अपने आदमियों को आदेश देता है, शिंगेन को मार डालो। लेकिन तभी शिंगेन के दो बेटे उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। उनमें से एक बेटा बोलता है, जो सबसे ज्यादा योगदान देगा उसे आप फैमिली का नाम देना। और इससे पहले कि वह लड़का अपनी बात पूरी कर पाता, शिंटारो उसका सिर घुमाकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद दूसरा लड़का काताना से शिंटारो पर हमला करता है। लेकिन शिंटारो भी एक यामाजाकी है और उसके पास भी ब्लैक बोन की ताकत होती है। वह उस लड़के का जबड़ा पकड़कर बुरी तरह कुचल देता है। इसके बाद शिंटारो शिंगेन से कहता है, मैंने इतने सालों तक सिर्फ अपमान सहा है ताकि तुम मुझसे आगे रह सको, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए मेरे पास शुरू से ही रिवर्स आइज थे। मैंने बस इन्हें छिपा कर रखा ताकि तुम्हारी चमक फीकी न पड़े। शिंटारो के पास रिवर्स आइज देखकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं। यह केवल इस वजह से नहीं कि वह इस परिवार का बड़ा बेटा है, बल्कि इसलिए भी कि उसके पास रिवर्स आइज जैसी दैवी शक्ति है। इसका मतलब यह है कि वह वास्तव में इस सिंहासन का योग्य उत्तराधिकारी है। इसके बाद हमें शिंगेन और शिंटारो के बचपन की झलक दिखाई जाती है,
जहां दोनों बात कर रहे होते हैं कि क्या होता अगर शिंगेन छोटा बेटा होता, और शिंटारो बड़ा बात करते करते दोनों भाई आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है कि उनकी ताकत बराबर है, लेकिन थोड़ी देर बाद शिंगेन शिंटारो पर हावी होने लगता है। लड़ते लड़ते शिंगेन गुस्से में कहता है, तुम सिर्फ इतना क्यों नहीं बता सकते थे कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं? तुम्हें पापा को मारने की क्या जरूरत थी? इस पर शिंटारो जवाब देता है, क्या तुम भूल गए कि हमें सिखाया गया था कि नियमों का हमेशा पालन करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए? मैं तो सिर्फ पापा की गई गलती को सही कर रहा हूँ शिंटारो। ये कहते कहते शिंगेन को पीट रहा होता है और उसे दीवार पर पिन कर देता है। फिर वह शिंगेन से हार मानने को कहता है, लेकिन शिंगेन शांत स्वर में कहता है, तुम्हारे हाथों मरना उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन कोई और है जिसके लिए मैं अब भी जिज्ञासु हूं। तभी शिंटारो बताता है कि शिंगेन के मरने के बाद उसके सारे बच्चों को भी खत्म कर दिया जाएगा। इसी दौरान गन वहां पहुंचता है जिसे शिंटारो ने बुलवाया होता है। शिंटारो अपने आदमियों को गन पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन गन के सामने शिंगेन आ जाता है और उस पर होने वाला हमला खुद पर ले लेता है। घायल शिंगेन गन से कहता है, जो तुम्हें चाहिए वह मुझसे मांगो, मैं तुम्हें वह सब दूंगा, बस तुम मुझसे मांगो। वो एक गन अपने पिता से फिर से एक बार नाम मांगता है, लेकिन तभी पीछे से शिंटारो आकर शिंगेन के शरीर में से कटाना निकालता है और उसका एक हाथ काट देता है। शिंटारो कहता है, यह योदो मुरमासा ब्लेड है जो ब्लैक बोन को भी काट सकती है। वह गन का सिर काटने ही वाला होता है कि तभी शिंगेन शिंटारो का पैर पकड़ लेता है और गन से कहता है, भाग जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। इसके बाद हमें फिस्ट गैंग के लीडर गैपयोंग किम से पता चलता है कि शिंटारो एक अलग ही स्तर का प्राणी है, जिनके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और रिवर्स आइज होते हैं। वे हमेशा एक ऐसे स्टेट में रहते हैं जिससे वे किसी भी हमले को आसानी से डॉज कर सकते हैं। लेकिन जो लोग रिवर्स आइज के साथ पैदा होते हैं उनके पास एक अलग ही लेवल की ताकत होती है। शिंगेन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर नियंत्रण बनाए रखता है, लेकिन अगर वह यह नियंत्रण हटा दे तो वह एक ऐसा राक्षस बन जाएगा जो अपने ही लोगों में फर्क नहीं कर पाएगा, और शिंटारो इतना निर्दयी हो जाता है कि वह अपने ही लोगों को पहचानने में असमर्थ हो जाता है और उनके भी टुकड़े कर देता है। अब एक हाथ कटने के बाद शिंगेन अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर से नियंत्रण खो देता है और एक राक्षस में बदल जाता है। उसे चारों ओर से घेरने वाले सभी लोग डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे होते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वे हिले तो उनकी मौत तय है। तभी एक आदमी का पसीना टपकने वाला होता है और उसी पल शिंगेन उस पर हमला शुरू कर देता है। शिंगेन के हमले के साथ ही लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है और उसकी बेकाबू ताकत से हर कोई स्तब्ध रह जाता है। शिंगेन के इस राक्षसी रूप को देखकर कुछ लोग डर के मारे भागने लगते हैं, जबकि कुछ लोग लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाहे वे कुछ भी करें सभी बुरी तरह से कुचल दिए जाते हैं। शिंगेन की अजेय शक्ति और हिंसक रूप ने पूरे मैदान को खौफ और तबाही में बदल दिया। शिंगेन के इस भयावह रूप को देखकर शिंटारो खुद भी भयभीत हो जाता है, लेकिन अपने डर पर काबू पाते हुए वह शिंगेन को रोकने के लिए अपनी कटाना से उस पर हमला करता है। शिंटारो का यह हमला केवल उसे जीवित रहने की कोशिश नहीं है, बल्कि उसके भीतर छिपी वह जिद और दृढ़ता है जो यामाजाकी सिंडिकेट के नेता होने का दावा करती है। लेकिन खुद को शिंटारो के हमले से बचाकर शिंगेन उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का जड़ देता है। यह मुक्का इतना तेज होता है कि शिंटारो लड़खड़ाने लगता है। इससे पहले कि वह संभल पाए, शिंगेन लगातार उस पर हमले करना शुरू कर देता है। उसकी हर एक चोट में गुस्से और दर्द की गहराई साफ झलकती है। शिंगेन का यह बेकाबू रौद्र रूप पूरे मैदान को खौफ और उथल-पुथल से भर देता है और वह हर वार में अपनी सारी ताकत झोंक देता है। शिंटारो एक मुद्रा लेकर शिंगेन को एक ही वार में खत्म करने की योजना बनाता है, लेकिन जैसे ही शिंगेन शिंटारो के हाथ की हड्डी तोड़ देता है, शिंटारो गुस्से में उस पर हमला करता है। शिंगेन अपनी राक्षसी ताकत का प्रदर्शन करते हुए शिंटारो के हमले को अपने दांतों से रोक लेता है। इसके बाद वह शिंटारो को पकड़कर उसका चेहरा सीधा जमीन पर दे मारता है। यह दृश्य शिंगेन की बेकाबू ताकत और शिंटारो की हताशा को पूरी तरह से उजागर करता है। जहां दोनों भाइयों के बीच की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच जाती है, शिंटारो को घायल करने के बाद शिंगेन गन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाला होता है, वह अपना मुक्का जमीन पर मार देता है। इस झटके से गन होश में आ जाता है और अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। शिंगेन गुस्से में गन से कहता है, मैं अगली बार नहीं चूकूंगा। मैंने तुम्हें यहां से भागने को कहा था, तो तुम गए क्यों नहीं? इसके बाद
शिंगेन चारों ओर जमीन पर पड़े हुए लोगों को देखता है और सोचता है, क्या इन सबको गन ने मारा है? लेकिन सच्चाई यह होती है कि इन सभी को शिंगेन ने खुद ही खत्म कर दिया होता है। और इसी बीच शिंटारो अपनी कटाना से शिंगेन के आर पार वार कर देता है। यह हमला इतना तेज और सटीक होता है कि शिंगेन का राक्षसी रूप भी एक पल के लिए थम जाता है। शिंगेन के घायल होते ही सभी उस पर फिर से हमला करना शुरू कर देते हैं। उसके शरीर पर इतने घाव हो जाते हैं कि उसे अब कुछ साफ दिखाई भी नहीं देता। लेकिन इसी हालात में शिंगेन अपनी पूरी ताकत झोंककर अपने आसपास मौजूद सभी को एक बार में ही धराशायी कर देता है। इसकी क्रूरता को देखकर बाकी गुंडे यह फैसला करते हैं कि शिंगेन को दूर से ही खत्म किया जाए बजाय वे तय करते हैं कि उस पर कटाना चलाकर फेंकी जाए ताकि उसे मारा जा सके। जैसे ही सभी गुंडे अपनी कटानाएं शिंगेन की ओर फेंकते हैं, शिंगेन गन को अपनी तरफ आते हुए देखता है। अपनी अंतिम ताकत का इस्तेमाल करते हुए वह गन को दूर उठाकर फेंक देता है ताकि वह सुरक्षित रहे और खुद अपनी सारी कटानाओं का वार सह लेता है। यह दृश्य शिंगेन के बलिदान और उसके अदम्य साहस को दर्शाता है, जहां वह अपनी जान देकर भी गन को बचाने की कोशिश करता है। गन किसी तरह जान बचाकर शहर में पहुंच जाता है। है वहां उसे एक अखबार मिलता है जिसमें शिंगेन के मरने की खबर छपी होती है। यह खबर पढ़कर गन का गुस्सा और दर्द चरम पर पहुंच जाता है। तभी वह देखता है कि दो लोग शिंगेन के बारे में कुछ बुरा भला कह रहे हैं। गन बिना सोचे समझे उन पर टूट पड़ता है और उनकी हड्डी पसली तोड़ देता है। यह दृश्य गन के भीतर उबलते हुए गुस्से और अपने पिता के प्रति उसकी वफादारी को दर्शाता है। वह अपने दर्द और गुस्से को काबू करने में असमर्थ होता है और यही उसकी प्रतिक्रिया को और अधिक तीव्र बना देता है। तभी यामाजाकी के लोग गन को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। वे उसे उसकी माँ सोमी पार्क के पास ले जाते हैं। सोमी गन को जापान छोड़कर भागने की सलाह देती है, लेकिन उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वह गन की मदद क्यों कर रही है। गन सोमी की बात मानकर डर और बेचैनी के साथ दक्षिण कोरिया पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात फिस्ट गैंग के लीडर गैप्योंग किम से होती है। यह मुलाकात गन के जीवन में एक नया मोड़ लाने वाली साबित होती है। गैप्योंग किम गन को खाना खिलाता है और उससे पूछता है, क्या तुम जापान से हो? वह गन किम को देखकर उसे एक सामान्य आदमी समझता है और बिना किसी झिझक के जवाब देता है। बातचीत के दौरान गन बताता है कि उसके पिता मारे जा चुके हैं और यह सब यामाजाकियों ने किया है। यह सुनने के बाद किम गंभीर होकर गन से कहता है, तुम्हें में कुछ समय के लिए जेल में रहना चाहिए ताकि यामाजाकी तुम्हें कोरिया में भी न खोज पाए कि वह है। when गन किम की बात मानकर जेल में रहने के लिए तैयार हो जाता है। यह निर्णय गन के लिए एक अस्थायी सुरक्षा का उपाय बन जाता है, लेकिन साथ ही यह उसके जीवन में एक नया अध्याय भी खोलता है। जिस जेल में गन जाता है, वहां जो लोग उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, वह उन सभी का बुरी तरह से भरता बना देता है। उसकी ताकत और गुस्से के आगे कोई टिक नहीं पाता। एक दिन गन को जेल में सफाई करते हुए एक आदमी दिखाई देता है। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स चोई होता है। हालांकि अब उसका एक हाथ कट चुका होता है, लेकिन जेल में किसी को यह पता नहीं होता कि यही चार्ल्स चोई फिस्ट गैंग का सदस्य है। जेल में गन रोज एक प्रतियोगिता रखता है जिसमें यह ऐलान किया जाता है कि जो भी उसे हरा देगा वह अपनी स्थिति उस व्यक्ति को दे देगा। लेकिन गन की ताकत और कौशल के आगे 200 लोग मिलकर भी उसे एक बार भी नहीं हरा पाते। यह नजारा देखकर चार्ल्स चोई गन को लेकर एक योजना बनाता है। चार्ल्स चोई गन के पास जाता है और गिड़गिड़ाते हुए उससे अपनी टीम में शामिल होने की विनती करता है। यह चार्ल्स चोई की रणनीतिक सोच को दिखाता है, जहां वह गन की ताकत को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। गन के लोग चार्ल्स चोई को जाने नहीं दे रहे होते हैं। वे उसे शक की निगाह से देखते हैं और उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन तभी चोई बोलता है, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जो गन को वह सब दिला सकता है जो वह चाहता है। फिर भी गन के लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते। तभी गन हस्तक्षेप करता है और कहता है, उसे आने दो। लेकिन गन को पहले से ही पता होता है कि चार्ल्स चोई फिस्ट गैंग का एक एलीट सदस्य है। चार्ल्स चोई गन से हाथ जोड़कर निवेदन करता है, मेरा साथ दो। मेरे पास ऐसा प्लान है जो तुम्हें तुम्हारा सब कुछ दिला सकता है। बस मुझे एक मौका दो। चोई के इस विनम्र और दृढ़ता से भरे अनुरोध को देखकर गन के दिमाग में अपने पिता शिंगेन की छवि उभर आती है। उसे लगता है कि चोई भी उसी तरह का व्यक्ति है जिसने एक बार हार का सामना किया है
लेकिन फिर भी वापस उठने और अपनी जगह हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। गन अपने पिता के बलिदान की वजह से भीतर ही भीतर उबल रहा होता है और वह चार्ल्स चोई को एक कठिन विकल्प देता है। वह उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई फैमिली है? चोई जवाब देता है, हाँ, मेरी एक बेटी है। इस पर गन कहता है, जाओ, उसे मार दो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं, गन यह देखना चाहता है कि चोई अपनी बेटी को चुनता है या खुद को। लेकिन तुरंत ही चोई कहता है, क्या कल तक चलेगा? यह सुनकर गन भी हैरान रह जाता है। चोई की इस अजीब प्रतिक्रिया के बावजूद गन उसके प्लान को पूरा करने का फैसला करता है और शर्त रखता है, तुम्हारी बेटी हमेशा मेरे साथ रहेगी और जब भी तुम्हारी कोई चीज मुझे पसंद नहीं आएगी, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को खत्म कर दूंगा। गन आखिरकार चोई की टीम में शामिल हो जाता है ताकि वह देख सके कि आगे चलकर इस शिंगेन की कहानी का क्या अंजाम होता है। जब गन जेल से रिहा होता है तो चोई उसे उसका पहला काम सौंपता है। गन को गू किम की ताकत की परीक्षा लेनी होती है और उसे अपनी टीम में शामिल करना होता है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए दोस्तों।